In last class, we have discussed two concepts. First was introduction, the European introduction to India, and then next was the first company जो इंडिया में एंटर की थी. It was the Portuguese. इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डच से, विच इज़ कॉन्सेप्ट नंबर 3. तो शुरू करते हैं. तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि क्यों यूरोपियंस इंडिया आए एंड हाउ दे केम, एंड देन हमने इमेजिन किया कि पोर्चुगीज़ आए, उसमें से बहुत सारे वॉइसरॉयज एंड गवर्नर्स आए, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, फाइट की, और बहुत सारे उन्होंने फिटोरियस सिस्टम के बारे में पढ़ा. देन हमने पढ़ा कि बहुत सारे उन्होंने फोर्ट्स बनाए, है ना. तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ा, और जो चीज़ें याद रखनी थी वो मैंने आपको बताई. जैसे फोर्ट्स के नाम याद रखने, गवर्नर्स के बारे में गवर्नर्स के नाम, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं, वॉइसरॉयज हैं, उनके नाम याद रखने, और उन्होंने जो फाइट्स की थी, जैसे गोवा को कैप्चर किया था, है ना, एंड देन उन्होंने बहादुर शाह के साथ लड़ाई करी थी. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. तो नेक्स्ट कंपनी जो इंडिया में एंटर करती, इट वाज द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इज़ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये स्टैब्लिश हुई थी लगभग 1602 में. बट अगेन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है. इट वाज द फर्स्ट कंपनी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पहली कंपनी थी जिन्होंने क्या स्टॉक इशू किए थे, है ना. जो कंपनी के आज स्टॉक्स होते हैं ना, जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट कंपनी थी, तो दुनिया की पहली कंपनी जिसने स्टॉक्स इशू किए थे, वो थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन मुझे लगता है यूपीएससी में एक बार ये पूछा भी गया है पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है. देन अगेन हमें यहाँ पर भी एक अपने आप को एज अ कैरेक्टर हिस्ट्री में लेके जाना है, और वहाँ पे एक कैरेक्टर स्टैब्लिश करना है जो इन चीज़ों को होते हुए देखेगा. पिछली क्लास में मैंने यूरोपियंस के साथ, जो पोर्चुगीज़ थे, उनके साथ एक ट्रेडर की तरह काम किया था. इस वीडियो में भी मैं वही कुछ करने वाला हूँ. अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि मैं जो था पोर्चुगीज़ की मदद कर रहा था एज अ ट्रेडर. वो मेरे से सलाह लेते थे और मैं उनको डिफरेंट तरीके की सलाह देता था. अब इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ. अब क्या हुआ, पोर्चुगीज़ को जब मैंने सलाह दी और उन्होंने बहुत सक्सेस उनको मिली, तो ये चीज़ डच ने देखी, तो डच लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरे से उन्होंने सजेशंस लेने शुरू किए, और उसके बदले मैंने उनसे फ़ी लेनी शुरू करी. अब जब वो सबसे पहले आते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि भाई हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें बताओ कि हम जो हैं कहाँ अपनी पहली फैक्ट्री लगाएं. मैंने उनको सीधा बताया, देखो भाई, इस साइड जो है वेस्टर्न कोस्ट में तो पूरा डच का सेटलमेंट है, और यहाँ डच आप लोगों को घुसने नहीं देंगे. तो अब एक काम कीजिए, आप ईस्टर्न साइड आइए, और पहली जो फैक्ट्री आप ईस्टर्न साइड में लगाए, मछलीपट्टनम, विच इज़ मसूलीपट्टनम. इसका नाम मछलीपट्टनम है, बट इसको मसूलीपट्टनम नाम दे दिएगा बाद में यूरोपियंस के द्वारा. तो दे स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, और वो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी 1605 में. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कब की थी, बट याद रखना पहली फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. देन जब उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, तो उन्होंने भी एक्सपैंड करना शुरू किया. तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री तो ठीक चल रही है, आप मुझे और भी जगह जो है आप हमें जगह बताएं कि कहाँ खोली जाए. तो मैंने उनको एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर उन दिनों हुआ करता था, पुलिकट. तो पुलिकट में मैंने उनको बताया कि आप एक काम कीजिए, आप पुलिकट में जाइए और वहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री खोलिए. तो 1610 में, जस्ट 5 साल बाद, उन्होंने पुलिकट में अपनी एक फैक्ट्री खोली, और पुलिकट को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया, बिकॉज पुलिकट वॉज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर एट दैट टाइम. पुलिकट को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया. तो मछलीपट्टनम आए. मछलीपट्टनम में क्यों आए मैंने आपको बताया, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे पूरा का पूरा पोर्चुगीज़ का सेटलमेंट थे, पोर्चुगीज़ का कब्जा था. तो मैंने उनको बताया कि अभी आप नए हैं, आप यहाँ ना घुसें, क्योंकि आपको कन्फ्लिक्ट होगा और फिर आप मारे जाएंगे. तो मैंने उनको बताया आप ईस्टर्न साइड जाइए, और वहाँ पर एक मसूलीपट्टनम करके एक ट्रेडिंग सेंटर है, आप वहाँ पर खोलिए. और फिर उन्होंने दोबारा पूछा, तो मैंने उनको बताया कि पुलिकट में आप दूसरी फैक्ट्री खोलिए. उनकी एक और उन्होंने अपनी खुद से एक फैक्ट्री खोली. उन्होंने मेरे को नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि शायद उनको लगा कि मैं ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहा हूँ. उन्होंने एक दूसरी अपनी थर्ड जो फैक्ट्री थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री खोली नागपट्टनम में. नागपट्टनम में खोली, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे है, ठीक है, ओके. बट अभी तक जितने भी इनके सेटलमेंट्स थे वो ईस्टर्न कोस्ट पे थे, वेस्टर्न कोस्ट में ये अभी भी नहीं जा पाए हैं.
तो वेस्टर्न कोस्ट पे जाने के लिए फिर से डच मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हमें अपनी सेटलमेंट्स ईस्ट वेस्टर्न साइड में लेके जानी है और पोर्चुगीज के साथ हमें compete करना है। तो मैंने उनको एक सिंपल सा आइडिया दिया। मैंने उनको बोला, देखो आप एक काम करो, आप पोर्चुगीज को ही जो है अटैक करो और उनके जितने सेटलमेंट्स हैं आप कब्जा कर लो उन पे। बिकॉज उस टाइम तक मैं पोर्चुगीज से मेरे को मैं काफ़ी नाखुश था उनसे, बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन ट्रेडर्स। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। मैंने उनको बोला कि अब एक काम करो, आप पोर्चुगीज पे अटैक करो और मैं आपका साथ दूंगा उसमें। जब आप पोर्चुगीज को अटैक करोगे तो आई विल गिव यू नो, मैं मेरी क्योंकि जो साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर स्टेट्स हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट किंग्स थे, मेरी उनके साथ अच्छी बोलचाल थी, अच्छी मेरी फ्रेंडशिप थी। तो मैंने उनको बोला आप आराम से अटैक करो और जो यहाँ के इंडियन किंग्स हैं, इंडियन जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप आराम से लड़ाई करो उनके साथ, मतलब ये बीच में नहीं आएंगे। मैंने उनको ये सजेशन दिया। तो उन्होंने क्या किया, 1661 में डच ऑक्युपाइड कोल्लम एंड इन 1663 कोची फ्रॉम पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम। तो उन्होंने 1661 में और 1663 में आके पहले उन्होंने कोल्लम पे अटैक किया, पोर्चुगीज को वहाँ हराया, और उसके बाद उन्होंने कोची वॉज द इम्पॉर्टेंट एंड मेजर ट्रेडिंग सेंटर एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर फॉर पोर्चुगीज। उन्होंने वहाँ पर अटैक किया और उनसे वहाँ पर उसको हथिया लिया और वहाँ पर एक फोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फोर्ट विलियम बनाया गया है कोची में, जो कि कब्जाया गया था फ्रॉम पोर्चुगीज बाय डच। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डच ने पोर्चुगीज पे अटैक किया। 1661 में उन्होंने कोल्लम को अटैक किया, कोल्लम को कब्जाया, 1663 में उन्होंने कोची को कब्जाया। अच्छा, ये जब हो रहा था मैं साइलेंटली बैठ के देख रहा हूं कि कैसे डच पोर्चुगीज को खदेड़ रहे हैं, ठीक है, और कैसे जो है डच पोर्चुगीज को खदेड़ रहे हैं एंड कैसे धीरे धीरे पोर्चुगीज की जो पावर है वो डिक्लाइन कर रही है। इससे मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी क्योंकि मुझे पता था कि ये जो पोर्चुगीज हैं ये काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव लोग हैं। अब क्या हो रहा है, Beginning with 1602, the conflict primarily involved the Dutch companies invading Portuguese colony in the Americas, Africa, India and Far East। अच्छा, जब मैंने उनको शुरू में ये सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप जो है पोर्चुगीज लोगों को अटैक कीजिए, तो इन्होंने ये इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, अटैक करना केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने जहाँ जहाँ उनका पोर्चुगीज़ के साथ कंपटीशन था डच लोगों का, उन्होंने वहाँ वहाँ उनकी सेटलमेंट्स पे, कॉलोनीज़ पे अटैक करना शुरू किया। अगर अमेरिका में वो आपस में लड़ रहे थे, आपस में कम्पीट कर रहे थे, तो अमेरिका में डच लोगों ने पोर्चुगीज़ पे अटैक किया, अफ्रीका में भी अटैक किया, इंडिया में अटैक किया, इवन जो ईस्टर्न जो नीचे पेनिनसुला है ना, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो छोटे छोटे वहाँ पर आइलैंड्स हैं, उन पे भी वहाँ पर भी उन्होंने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो डच ने बनाई और जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब उन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने सेटलमेंट्स स्टार्ट करी। उससे पहले उन्होंने सूरत में 1616 में सूरत में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई। भीमलीपट्टनम इज अ इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर देम। भीमलीपट्टनम, ये रहा भीमलीपट्टनम, ये आ गया भीमलीपट्टनम में भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज बनाई। कासिम बाज़ार ये यहाँ पर दिस बंगाल वाले एरिया में, वहाँ पर भी उन्होंने 1651 में फैक्ट्री बनाई। एंड चिंसुरा वॉज द इम्पॉर्टेंट फॉर देम, जिस चिंसुरा हुगली वाला एरिया या बंगाल में ही है ये एरिया भी, यहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई। तो ये फैक्ट्रीज आपको इंपॉर्टेंट हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जा सकती हैं कभी कभी एग्जाम में। अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है। तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं कि सबसे पहले वो सूरत गए थे 1616 में, देन सूरत से वो आगे आए और इस साइड में उन्होंने आंध्र प्रदेश के पास भीमलीपट्टनम में अपना सेटलमेंट बनाया। देन वो गए और सीधा ईस्टर्न कोस्ट पे चलते चलते सीधा बंगाल पहुँचे और वहाँ पे कासिम बाज़ार ने उन्होंने 1651 में एक फैक्ट्री बनाई। एंड देन कासिम बाज़ार से थोड़ा वो नीचे और आए
और उन्होंने चिंसुरा में 1653 में एक और फैक्ट्री बनाकर दी। तो ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखो, उन्होंने डच ने पोर्चुगीज को बर्बाद कर दिया था बहुत। अगर मेजर रीज़न, अगर मैं डच पोर्चुगीज के डिक्लाइन की बात करूं, तो मेजर रीज़न था द वॉर विद द डच एंड द कंपटीशन विद द डच। बट डच ने खुद भी एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हुआ। इट वॉज द बैटल ऑफ कोलाचल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। दैट इज़ द बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल क्या था? एक्चुअली एक रूलर था कोलाचल का, दैट इज द यंग रूलर, दैट इज द नेम ऑफ द रूलर इज मार्तांड वर्मा। और मार्तांड वर्मा ने अपना किंगडम एक्सपैंड करना शुरू किया। अच्छा, ये वही टाइम है जब डच मेरे से सजेशंस ले रहे हैं, मेरे से सुझाव ले रहे हैं कि हम क्या करें इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। बट ये जब बैटल उन्होंने लड़ी तो उन्होंने मेरे से बिल्कुल भी सजेशन नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि जो मार्तांड वर्मा है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे उन दिनों में। तो मार्तांड वर्मा पे इन्होंने अटैक किया और मेरे से बिना पूछे अटैक किया। जब मार्तांड वर्मा एक्सपैंड कर रहे थे तो इन मार्तांड वर्मा की एंड डच के बीच में लड़ाई हुई। तो अगर डच मेरे को उस टाइम पे पूछते कि आप हमारे बीच में नेगोशिएशन कर दीजिए या मार्तांड वर्मा से हमारी बात करवाए, तो मैं आराम से बात करवा सकता था, पर डच ने ऐसा नहीं किया। तो हुआ क्या, जब मार्तांड वर्मा ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो एक लड़ाई हुई, दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ कोलाचल। एंड इस बैटल ऑफ कोलाचल की वजह से ये दिस वॉर वाज डिजास्ट्रस फॉर डच एंड इसके बाद उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो रिमेंबर द नेम बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल फॉर द बैटल ऑफ, इसको कुलाचल भी कहते हैं, was fought on 10 August of 1741. The Dutch never recovered from the defeat and no longer poses a large colonial threat to India. But again, that this date is not important. याद कर रखना आपको, बैटल ऑफ कोलाचल which is fought between the Dutch and the Travancore ruler Martand Varma, which was the good friend of mine. Next reason was behind the decline of these Dutch was the Battle of Bedara, and that is Battle of Chinsura also. ना दो नाम है से, Battle of Bedara and Battle of Chinsura. Remember this name. No, Battle of Bedara, which is also known as Battle of Chinsura, ये बंगाल में हुई थी 15 नवंबर ऑफ 1759 में। ये लड़ी गई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड डच आर्मी इन बंगाल, एंड इन दिस बैटल द लेटर फोर्सेस डिसाइसिवली डिफीट बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। तो इसमें डच आर्मी को बुरी तरीके से ब्रिटिश आर्मी ने खदेड़ दिया था, एंड डच सेटलमेंट्स इन इंडिया वर सरेंडर टू ब्रिटिश एंड डच वाज कन्फाइंड टू इंडोनेशिया। तो फाइनली डच का जो मेन सेटलमेंट रहा इंडोनेशिया में रहा, और इंडिया से उनको लगभग पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था। इट वॉज द बैटल नेम इज़ बेदारा एंड चिंसुरा। तो ये दो नाम आपको बैटल्स के नेम याद रखने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड उनके सेटलमेंट्स के नाम याद रखने हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा डच के साथ का सफ़र भी ख़त्म हुआ। अब डच के बाद मैं इंग्लिश के साथ आऊँगा, और इंग्लिश के साथ हम समझेंगे कि इंग्लिश ने कैसे एक्सपैंड किया था इंडिया में, और मैंने कौन कौन से सजेशंस दिए थे जो इंग्लिश लोग थे उनको, जिससे उनको बहुत मदद मिली इन एक्सपैंडिंग इन इंडिया। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो कि हमने इस वीडियो में ख़त्म किया हम। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो इंग्लिश वाली वीडियो है, तो वो बहुत लंबी होने वाली है। इसके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।